मैं आपको ट्रक ड्राइवर्स की कुछ बेहद डरावनी घटनाएं सुनाने वाला हूं, इसलिए कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुने। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है बिशन सिंह ड्राइवर की। बिशन सिंह उत्तराखंड के एक पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब वह रिटायर हो चुके हैं क्योंकि उनकी उम्र हो गई है और ठीक से दिखाई भी नहीं देता। ऐसे में गाड़ी चलाना उनके बस का काम नहीं रहा, इसलिए अब वह गांव में पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। लेकिन एक वक्त था जब बिशन सिंह पहाड़ों की आड़ी टेढ़ी घुमावदार सड़कों पर अपने ट्रक के साथ निकला करते थे। बिशन सिंह की बड़ी शान थी क्योंकि उस वक्त ड्राइवरों और फौजियों को बड़ा सम्मान दिया जाता था। बिशन सिंह अपनी मूंछों के लिए भी प्रसिद्ध थे। जो लोग उन्हें नाम से नहीं जानते थे, वे उन्हें मूंछों वाला ड्राइवर के नाम से जानते थे। उनकी रोबदार मूंछों की शान तब और बढ़ गई जब सबको उनकी एक हैरान कर देने वाली कहानी का पता चला। यह कहानी थी घूंघट वाली औरत के रहस्य की। एक दिन बिशन सिंह का ट्रक जंगलात के काम में लगा हुआ था। पहाड़ों में चीड़ के पेड़ों से लीसा निकाला जाता था, जिसे कनस्तरों में भरकर ट्रकों में लोड किया जाता था और फिर गोदाम तक पहुंचाया जाता था। बिशन सिंह का ट्रक दिन में 2 चक्कर लगाता था, जंगल से गोदाम, गोदाम से जंगल। यह रूट सिर्फ 35 किलोमीटर का था। एक दिन बिशन सिंह के ट्रक ने अपने 2 चक्कर पूरे कर लिए थे। शाम को लीसा ठेकेदार ने उनसे तीसरा चक्कर भी लगाने को कहा क्योंकि कुछ अतिरिक्त कनस्तर बच गए थे। बाकी ट्रक और मजदूर जा चुके थे और वहां केवल 2 मजदूर ही बचे थे। बिशन सिंह का ट्रक आखिरी नंबर पर था, इसलिए ठेकेदार के पास और कोई विकल्प नहीं था। बिशन सिंह ने तीसरे चक्कर के लिए 2 गुने पैसे मांगे और ठेकेदार मान गया। ठेकेदार ने बचे हुए लीसा के कनस्तर बिशन सिंह के ट्रक में लोड करवा दिए और फिर दोनों मजदूर भी ट्रक में बैठ गए। इस तीसरे चक्कर में जंगल से निकलते निकलते रात हो गई थी। खैर, बिशन सिंह जंगल से निकलकर हाईवे पर आ गए और मध्यम गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। बीच रास्ते में दोनों मजदूर भी कहीं उतर गए। अब ट्रक में सिर्फ बिशन सिंह ही थे। जब वे लीसा गोदाम पहुंचे तो उन्होंने अपना ट्रक गोदाम के बाहर खड़ा किया और वहां के मजदूरों को आवाज दी। उन्होंने कहा कि ट्रक से लीसा के कनस्तर उतार लें। इसके बाद बिशन सिंह पेशाब करने के लिए गोदाम के पीछे चले गए। जब वह वापस आए तो उन्होंने देखा कि ट्रक में अभी भी लीसा के कनस्तर रखे हुए थे। उन्होंने मजदूरों को फिर से आवाज दी और कहा कि ये कनस्तर उतार लें, नहीं तो वह इन्हें यहीं फेंक कर चले जाएंगे। लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब बिशन सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गोदाम के अंदर घुसे तो देखा कि वहां कोई नहीं था। गुस्से में जैसे ही वह बाहर निकले, उन्होंने देखा कि उनके ट्रक के बगल में एक औरत खड़ी थी। उसने पुरानी सी लाल धोती पहनी हुई थी। गोदाम के बाहर एक बल्ब जल रहा था, जिससे वह औरत तो दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने लंबा सा घूंघट डाला हुआ था, जैसे गांवों में औरतें डालती हैं। बिशन सिंह ने बड़े अदब से उस औरत से पूछा, कौन हो बहन, तुम यहां क्यों खड़ी हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या? उस औरत ने ना में सिर हिला दिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। बिशन सिंह ने फिर पूछा, अच्छा, कहां की रहने वाली हो? कहां जाना है तुम्हें? वह औरत फिर से कुछ नहीं बोली, लेकिन उंगली से इशारा करते हुए बताया कि उसे उस दिशा में जाना है। बिशन सिंह ने देखा कि वह औरत उसी दिशा में जाना चाहती थी जिधर उनका गांव था। बिशन सिंह ने कहा, अच्छा, उधर जाना है? आओ ट्रक में बैठो, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा। इतना कहकर बिशन सिंह ट्रक में चढ़े तो देखा वह औरत पहले से ट्रक के अंदर बैठी हुई थी। बिशन सिंह चौंक गए कि आखिर यह औरत इतनी जल्दी ट्रक के अंदर कैसे बैठ गई। अभी अभी तो वह बाहर खड़ी थी। फिर उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें ही ट्रक में चढ़ने में देर हो गई होगी। खैर, बिशन सिंह ने ट्रक स्टार्ट किया और अपने गांव की तरफ बढ़ गए। उनके ट्रक में अभी भी लीस के कनस्तर भरे पड़े थे। बिशन सिंह सामने की तरफ देखकर ट्रक चला रहे थे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि वह औरत गर्दन घुमाकर उन्हीं की तरफ देख रही है। पर जब बिशन सिंह उसकी तरफ देखते तो वह सामने देख रही होती थी। बिशन सिंह को बार बार यही लग रहा था कि वह औरत घूंघट के पीछे से उन्हें घूर रही है।
बिशन सिंह के लिए वह सिर्फ एक औरत थी जिससे डरने की उनके पास कोई वजह नहीं थी। वह भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे। बिशन सिंह को मालूम था कि अगर वह उससे कुछ भी पूछेंगे तो वह कोई जवाब ला देगी, उसको एर कर दी। इसलिए उन्होंने उससे कहा, वो अगले वो को वारकन के बाद वेरा वाव आवा तू वा दो दूल हो वा जो है वह तू हो वो तो योव दूंगा। उस औरत ने सामने की ओर उंगली से एक गांव की तरफ इशारा किया। बिशन सिंह ने देखा कि वह गांव तो उनका ही था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने उस औरत को कभी अपने गांव में नहीं देखा था, जबकि वह अपने छोटे से गांव के हर सदस्य को अच्छी तरह से जानते थे। बिशन सिंह उससे और सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन उन सवालों के जवाब बोलकर ही दिए जा सकते थे और वह औरत बोलने वाली तो थी नहीं। इसलिए बिशन सिंह चुप रह गए। थोड़ी दूर जाकर एक पुल आया और उसके बाद बिशन सिंह का गांव शुरू हो गया। बिशन सिंह ने ट्रक सड़क के किनारे लगा लिया और उस औरत से कहा, चलो बहन, यह रहा तुम्हारा गांव, अब जहां जाना चाहती हो चली जाओ। उसके बाद बिशन सिंह ने जरा सी नजर हटाई ही थी कि वह औरत तुरंत नीचे उतर गई। न दरवाजा खुलने की आवाज आई, न ही बंद होने की। बस वह औरत ट्रक से नीचे खड़ी दिखाई दी। बिशन सिंह को बड़ा अजीब लगने लगा। उन्हें लगा शायद देर तक ट्रक चलाने की वजह से उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। वह थक गए थे। बिशन सिंह ने ट्रक के दरवाजे अच्छे से बंद किए और ट्रक से नीचे उतर गए। उन्होंने ट्रक के आसपास देखा, पर वह औरत अब उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। तब उन्हें लगा शायद वह जहां जाना चाहती थी वहां चली गई है। उसके बाद बिशन सिंह पैदल अपने गांव की तरफ जाने लगे। उनका गांव पहाड़ी पर चढ़ाई में था। रास्ते के दोनों तरफ खेत थे और बीच में सीमेंट का पक्का रास्ता था। रात के 11 बज चुके थे और आसमान में पूरा चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। इस वजह से उस रास्ते पर चलने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। कुछ दूर जाकर वह रास्ता आम के पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था और फिर एक छोटी सी नदी के पास से। वहां पर ज्यादा अंधेरा था क्योंकि नदी के किनारे कई सारी ऊंची ऊंची झाड़ियां थीं और खुमानी और आलू बुखारे के पेड़ थे। वहां का अंधेरा घना था तो बिशन सिंह ने अपनी जेब से एक लाइटर निकालकर जला लिया। तभी उन्हें पीछे से किसी के भागते कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि कोई दौड़कर उनके पीछे आ गया हो। बिशन सिंह ने पलटकर पीछे देखा तो पाया कि वही औरत थी, वही घूंघट वाली औरत जिसे उन्होंने अपने ट्रक में लिफ्ट दी थी। बिशन सिंह उससे बोले, अरे बहन, मुझे लगा तुम अपने घर चली गई। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बिशन सिंह सोचने लगे, मैं भी किससे बात कर रहा हूं, इसके मुंह में तो जबान ही नहीं है। बिशन सिंह अपने रास्ते पर चलने लगे और पीछे से वह औरत भी उनके पीछे चलती रही। आगे कुछ दूर जाकर वह रास्ता 2 हिस्सों में बंट जाता था। एक रास्ता ऊपर पहाड़ी में छानो नामक जगह की तरफ जाता था जहां बिशन सिंह का घर था, और दूसरा रास्ता सेड़िया नामक जगह की तरफ जाता था जहां कई सारे घर थे। बिशन सिंह को लगा कि वह औरत उसी दिशा में जाएगी क्योंकि उस रास्ते में बहुत सारे मकान थे। वह शायद उन्हीं में से किसी में रहती होगी। लेकिन वह औरत उस दूसरे रास्ते में नहीं गई, बल्कि वह बिशन सिंह के पीछे पीछे बिशन सिंह के घर की ओर चलने लगी। बिशन सिंह ने मन में सोचा, पता नहीं यह पागल कहां जाना चाहती है। फिर वे अपने रास्ते चलने लगे। बिशन सिंह के घर के पीछे से एक और रास्ता दूर एक गांव की ओर जाता था। बिशन सिंह को लगा कि वह औरत शायद उसी रास्ते में चली जाएगी। थोड़ी देर में बिशन सिंह का घर आ गया। बिशन सिंह अपने घर के आंगन में गए और पलट कर देखा। फिर वह हैरान हो गए क्योंकि वह औरत उनके आंगन के बाहर खड़ी थी। बिशन सिंह ने गुस्से में कहा, अरे बहन, यह मेरा घर है, तुम्हारा रास्ता उस तरफ है, यहां मैं अकेला रहता हूं, जाओ यहां से, अपने घर जाओ, अजीब पागल औरत है। इतना कहकर बिशन सिंह ने अपने घर का ताला खोला और अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उन्होंने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। वह औरत अभी भी बाहर खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा था। घर के बाहर जल रहे छोटे से बल्ब की रोशनी में वह औरत बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। बिशन सिंह ने सोचा, भाड़ में जाए, वे उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। वैसे भी वे घर पर अकेले थे और ऐसे अजनबी को घर पर नहीं रोक सकते थे। बिशन सिंह अपने बिस्तर में घुस गए और सोने की कोशिश करने लगे। अभी उन्हें बिस्तर में लेटे हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि बाहर से उन्हें उस औरत के कदमों की आवाज सुनाई दी।
वह चलते हुए दरवाजे के पास आई। बिशन सिंह को लगा कि दरवाजे पर दस्तक होगी, लेकिन कोई दस्तक नहीं हुई। वह औरत दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ी रही। कुछ देर तक सब शांत रहा, फिर अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। वह औरत दरवाजे पर जोर जोर से ठोक रही थी। बिशन सिंह गुस्से में उठे और दरवाजा खोला। वह उस औरत को डांटने ही वाले थे, लेकिन चुप हो गए क्योंकि दरवाजे पर गांव के 2 आदमी खड़े थे। बिशन सिंह ने उन दोनों आदमियों के पीछे देखा। आंगन के अंधेरे कोने में वह औरत चुपचाप सिर पर घूंघट डाले खड़ी थी। बिशन सिंह ने फिर उन दोनों आदमियों से पूछा, क्या बात है, इतनी रात में यहां क्यों आए हो? एक आदमी ने कहा, बिशन सिंह, जंगल से एक औरत लापता है, क्या तुमने उसे देखा? बिशन सिंह ने एक नजर पीछे आंगन में खड़ी उस औरत को देखा और फिर उन दोनों आदमियों से पूछा, क्यों, क्या बात है? दूसरा आदमी बोला, वह औरत शाम से दिखाई नहीं दे रही है। जंगल में लीसा ठेकेदार को किसी ने कुल्हाड़ी से काट डाला है। बिशन सिंह हैरान होकर बोले, मैं आज शाम ही तो उस ठेकेदार से मिला था, वह मर गया। आदमी बोला, हां, उसका कत्ल हो गया है, जंगल में उसकी लाश मिली है। सबको शक है कि उसी औरत ने ठेकेदार का खून किया है। बिशन सिंह ने कहा, शक है तो पुलिस के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? आदमी ने जवाब दिया, बिशन सिंह, मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है, हम यहां तुम्हारी भलाई के लिए आए हैं। बिशन सिंह ने पूछा, मेरी भलाई से क्या मतलब है? आदमी बोला, देखो बिशन सिंह, उस औरत को एक गांव के आदमी ने तुम्हारे ट्रक से उतरते हुए देखा है। बस बताओ कि वह औरत कहां है, या तुमने उसे कहां छोड़ा, या फिर वह अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर तो नहीं है? बिशन सिंह ने एक नजर उस औरत की तरफ देखा। वह अभी भी अंधेरे कोने में चुपचाप खड़ी थी। दूसरे आदमी ने बिशन सिंह को बार बार अंधेरे कोने की ओर देखते हुए देखा। उसने भी पलटकर उस कोने की तरफ देखा। तभी बिशन सिंह ने उन आदमियों से कहा, देखो, मैंने उस औरत को नीचे सड़क पर छोड़ दिया था, उसके बाद वह कहां गई मुझे नहीं मालूम। दूसरा आदमी शक के साथ बिशन सिंह की बात को सुनने के बाद उस अंधेरे कोने की ओर बढ़ने लगा। बिशन सिंह ने देखा कि वह आदमी उस औरत की तरफ बढ़ रहा है। वह आदमी अंधेरे कोने में जाकर अच्छी तरह से देखकर वापस लौटा। बिशन सिंह को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस आदमी ने उस औरत को क्यों नहीं देखा। उसे थोड़ी गड़बड़ लगने लगी और उसने दूसरे आदमी से पूछा, तू वहां क्या देखने गया था? वह आदमी बोला, मुझे लगा कि तूने उस औरत को वहां उस कोने में पेड़ के पीछे छुपा रखा है। बिशन सिंह शक भरी निगाहों से उस औरत की ओर देखते हुए बोला, तो क्या तुझे वह औरत वहां खड़ी नहीं दिखाई दी? वह आदमी हैरानी से बोला, कहां कहां खड़ी है वह औरत? बिशन सिंह ने उंगली से अंधेरे कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां उस कोने में। दोनों आदमियों ने उस कोने में देखा। एक ने टॉर्च की रोशनी डाली और अच्छी तरह से देखा, वहां तो कोई नहीं है। बिशन सिंह को हैरानी हुई। उसने कहा, वह औरत अभी भी वहीं खड़ी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? वह आदमी बोला, बिशन सिंह, क्या तू पागल हो गया है या हमें पागल समझ रहा है? वहां कोई नहीं है। बिशन सिंह के माथे पर पसीना आ गया। उसे घबराहट होने लगी कि जिस औरत को वह जीती जागती मान रहा था, वह शायद कोई भूत हो। बिशन सिंह ने उन दोनों आदमियों से कहा, भाई, जिस औरत को मैं अपने ट्रक में लेकर आया, वह यही औरत है। यही मेरे पीछे पीछे यहां तक आ गई है। जिस आदमी ने इसे मेरे ट्रक से नीचे उतरते हुए देखा और ठेकेदार का कत्ल किया, वह यही औरत है। दोनों आदमियों ने समझ लिया कि मामला भूत प्रेत का हो सकता है। एक आदमी बोला, यह कैसे हो सकता है बिशन सिंह? जिस औरत को हम ढूंढ रहे हैं वह एक जिंदा औरत है, कोई भूत नहीं। वह जंगल में लीसा जमा करने का काम करती थी। बिशन सिंह ने सोचा और कहा, अच्छा, एक बात बताओ, जिस औरत को तुम ढूंढ रहे हो वह लगभग 5 फुट की दुबली पतली है और हमेशा सिर पर घूंघट डाले रखती है। दूसरा आदमी बोला, हां, हम उसी औरत के बारे में बात कर रहे हैं। शायद तूने भी उसे जंगल में काम करते देखा होगा। बिशन सिंह बोला, जंगल में नहीं देखा, लेकिन वह अभी मेरे सामने खड़ी है। तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रही? तभी बिशन सिंह ने देखा कि औरत ने अपना हाथ उठाकर उंगली से नीचे सड़क की ओर इशारा किया।
बिशन सिंह को समझ में आ गया कि वह औरत उन्हें सड़क की ओर जाने के लिए कह रही है। बिशन सिंह ने दोनों आदमियों से कहा, देखो, वह औरत मुझे सड़क में जाने को कह रही है, शायद वहां हमें कुछ जवाब मिल जाए। वे तीनों सड़क की ओर गए। बिशन सिंह ने देखा कि औरत ट्रक के पास खड़ी थी और ट्रक के पीछे रखे लीसा के कनस्तरों की ओर इशारा कर रही थी। बिशन सिंह ने ट्रक में चढ़कर टॉर्च मंगाई और कनस्तरों को देखा। उनमें लीसा तो भरा हुआ था, लेकिन वह सामान्य लीसा नहीं लग रहा था। बिशन सिंह ने बाहर खड़े एक आदमी से लकड़ी मांगी। उस आदमी ने सड़क के किनारे से एक पतली सी टहनी तोड़ी और बिशन सिंह को दे दी। बिशन सिंह ने उस लकड़ी से कनस्तरों में डालकर देखा तो उनमें कुछ ठोस चीजें थीं। कनस्तरों में इंसानी शरीर के टुकड़े थे। देखकर बिशन सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने समझ लिया कि वह औरत उसे क्या बताना चाहती थी। बिशन सिंह ने बाहर खड़ी औरत को ढूंढा, लेकिन वह अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बिशन सिंह ने पसीना पोंछते हुए ट्रक से बाहर कूदकर दोनों आदमियों से कहा, जिस औरत को तुम लोग ढूंढ रहे हो वह इन कनस्तरों में है। यह सुनकर दोनों आदमियों की आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। दोनों आदमी बोले, फिर तो पुलिस तुझ पर शक करेगी। बिशन सिंह ने कहा, वो देखा जाएगा, फिलहाल हमें यह ट्रक पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। वे तीनों ट्रक में चढ़े और बिशन सिंह ने ट्रक स्टार्ट किया। 30 मिनट में वे कोतवाली पहुंच गए। बिशन सिंह ने ट्रक पुलिस के हवाले किया और पूरी कहानी सुनाई। लेकिन पुलिस ने बिशन सिंह की कहानी पर विश्वास नहीं किया। पुलिस को शक था कि बिशन सिंह ने उस औरत को मारकर टुकड़े करके कनस्तरों में छुपा दिया था ताकि कोई शक न हो। जब दोनों आदमी बिशन सिंह के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें कोतवाली में ही रोक लिया। अगली सुबह गांव के कुछ सयाने लोग कोतवाली पहुंचे। उन्होंने बिशन सिंह के चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में बताया और कहा कि वह ऐसा काम नहीं कर सकता। तब बिशन सिंह ने पुलिस अधीक्षक से कहा, अगर मैंने खून किया होता तो क्या मैं उस औरत की लाश के टुकड़े ट्रक में लिए घूमता? दूसरा, अगर आपको लगता है कि मैंने ही टुकड़े करके कनस्तरों में छुपाए हैं तो आप उन कनस्तरों में मेरे फिंगरप्रिंट्स ढूंढ सकते हैं। पुलिस वाला बोला, तुम बहुत शातिर हो बिशन सिंह, तुमने यह काम दस्ताने पहनकर किया होगा। बिशन सिंह ने कहा, अगर दस्ताने पहनकर किया होगा तो आपको उन कनस्तरों में दस्तानों की छाप भी मिल जाएगी, पर आपको उनमें सिवाय मजदूरों के फिंगरप्रिंट्स के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इस बात का प्रमाण खुद उन दोनों मजदूरों से मिल जाएगा। और हां, आपको कनस्तरों में ठेकेदार के फिंगरप्रिंट्स भी मिलेंगे, जिसने उस औरत को मारकर उसके टुकड़े करके कनस्तरों में डालकर ऊपर से लीसा भर दिया। कोतवाली में खड़े सभी लोग हैरानी से बिशन सिंह की बातें सुन रहे थे। बिशन सिंह रहस्य को परत दर परत खोलते जा रहे थे, जैसे कि वह किसी जासूस की तरह थे। पुलिस वाले भी हैरान थे। बिशन सिंह ने कहा, साहब, जिस औरत को आप कातिल समझ रहे हैं, असल में उसका कत्ल पहले हुआ था। बाद में उस लीसा ठेकेदार का कत्ल हुआ और वह कत्ल उसी औरत ने किया है जिसके टुकड़े उन कनस्तरों में भरे हुए हैं। जी हां, आप लोग सही सुन रहे हैं। पुलिस वाला बोला, बिशन सिंह, ज्यादा शाना मत बनो। अपने जुर्म को छुपाने के लिए उलझाऊ कहानी बना रहे हो। हम पुलिस वाले हैं, सर्कस देखने आए हुए बच्चे नहीं। बिशन सिंह ने जवाब दिया, साहब, कत्ल हुए हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि दोनों कत्लों में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर होता तो फिंगरप्रिंट्स जरूर मिल जाते। अगर मेरी कहानी पर यकीन नहीं है तो आप गांव के उस आदमी से पूछ सकते हैं जिसने उस औरत को मेरे ट्रक से नीचे उतरते हुए देखा। मेरे अलावा सिर्फ वही है जिसने उस मरी हुई औरत की आत्मा को देखा। अगर उस औरत की आत्मा मुझे दिखाई नहीं देती तो शायद किसी को पता ही नहीं चलता कि वह औरत मर चुकी है। जब तक लाश के टुकड़े मिलते तब तक शायद उन टुकड़ों से उस औरत की पहचान ही मिट जाती। मुझे मुजरिम मानने के लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पक्ष में गवाही देने वाले मजदूर भी बता देंगे कि मैं सिर्फ ली के कनस्तर को जंगल से गोदाम तक पहुंचाता हूं। ली के कनस्तर को मैं छूता भी नहीं। आप चाहें तो मेरे हाथ सूंघ सकते हैं। मेरे हाथों में आपको ली की गंध नहीं मिलेगी।
बाकी मजदूरों के हाथ धोने के बाद भी कई दिनों तक उनके हाथों से ली की महक नहीं जाती। पुलिस वाला बोला, हाँ ठीक है, हम अपने स्तर से जांच कर लेंगे, लेकिन तुम्हें अदालत में पेश होना होगा। गांव छोड़कर कहीं जाने की कोशिश मत करना, वरना अदालत तुम्हें दोषी मान लेगी। बिशन सिंह और बाकी दोनों आदमियों से कुछ दस्तावेजों पर साइन करवाए गए और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद पुलिस की जांच में पता चला कि लीसा ठेकेदार महिलाओं पर बुरी नजर रखता था, खासकर एक नेपाली औरत नीमा पर। उसी रात ठेकेदार ने नीमा के साथ छेड़छाड़ की। नीमा ने शोर मचाया तो ठेकेदार ने उसका सिर पत्थर से फोड़ दिया। एक बच्चे ने यह सब देखा, लेकिन डर के मारे उसने किसी को नहीं बताया और खुद घर में छुप गया। ठेकेदार की लाश उसी जंगल में मिली। पुलिस को नहीं पता चला कि उसे किसने मारा। आखिरकार बिशन सिन्हा को अदालत से क्लीन चिट मिल गई। उस घटना के बाद से बिशन सिन्हा की समझदारी और उसके काम के कायल हो गए और उसका रुतबा गानों में और बढ़ गया। बिशन सिन्हा को वह औरत फिर कभी नहीं दिखाई दी। यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर राहुल ने भेजी है। यह उनके साथ घटी एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में है। अब मैं इस कहानी को राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। यह बात 2001 की है। उस वक्त मेरे पापा ट्रक चलाते थे। गर्मियों के दिन थे और मेरी स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। तब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। छुट्टियों के कारण पापा ने मुझसे कहा कि गांव चलना है तो शाम को तैयार हो जाओ। शाम को हम गांव चलेंगे, क्योंकि उस रात पापा का ट्रक उसी दिशा में जा रहा था जहां मेरा गांव था। हमारे पास एक पालतू कुत्ता भी था जिसका नाम बिल्लू था। शाम को पापा ट्रक लेकर घर के बाहर आए। तब तक मैं तैयार होकर बस पापा का इंतजार कर रहा था। पापा आए तो मैंने अपने सामान और कुत्ते के साथ ट्रक के पास पहुंचा। पापा ने कुत्ते को देखा और बोले, अरे इसको कहां लेकर जा रहा है? गांव में यह बाघ खा जाएगा। मैंने कहा, नहीं, इसे बाघ नहीं खाएगा, मैं इसका ख्याल रखूंगा। फिर पापा ने मुझे ट्रक में बिठाया और कुत्ते को भी, और हम गांव की ओर निकल गए। शाम हो चुकी थी और मैं रात के सफर में बहुत एक्साइटेड था। मेरा कुत्ता भी मुझसे ज्यादा खुश था। मैं ट्रक की खिड़की के पास बैठकर बाहर की ठंडी हवा को महसूस कर रहा था और मेरा कुत्ता भी खिड़की के पास मुंह बाहर निकालकर हवा का आनंद ले रहा था। मेरे पापा की एक बुरी आदत थी, वह शराब पीते थे और गाड़ी चलाते वक्त भी पी लेते थे। उस रात भी उन्होंने शराब पी थी, जिस वजह से कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा। आखिरकार पापा ने खुद ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। उन्हें समझ में आ गया था कि आज शराब ज्यादा चढ़ गई है और ट्रक आगे नहीं ले जा सकते। पापा ने ट्रक रोक दिया और सो गए। मैंने अपने कुत्ते का मुंह देखा और उसने मेरा मुंह देखा। हम दोनों समझ चुके थे कि अब पूरी रात हमें सड़क के बीच ही गुजारनी पड़ेगी। हम काफी देर तक बैठे बैठे इधर उधर देखते रहे। सड़क के किनारे थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी और वहां तक आसानी से जाया जा सकता था। मेरे कुत्ते को भी शायद बाहर जाना होगा, यह सोचकर मैं ट्रक से नीचे उतरा और मेरा कुत्ता भी छलांग मारकर नीचे उतर आया। पहले उसने इधर उधर अच्छे से देखा, फिर ट्रक के पास जाकर उसके टायर को सूंघने लगा और अपनी टांग उठाकर उसे गीला करने लगा। तब तक मैं नदी की तरफ जाने लगा था। अपना काम खत्म करने के बाद मेरा कुत्ता भी दौड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आ गया। सड़क में कभी कभी इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थीं और उस वक्त रात के 10:30 या 11 बजे ही होंगे। मैं चलते चलते थोड़ी ही देर में नदी के पास पहुंच गया। मैं बस थोड़ी देर नदी के पानी में खेलना चाहता था, इसलिए मैं नदी में चला गया। नदी में पानी ज्यादा नहीं था, मतलब डूबने या बहने वाला पानी नहीं था। मेरा कुत्ता पानी में जाकर उछल कूद करने लगा। मैं भी पानी में पैर डालकर खड़ा हो गया, लेकिन तभी मेरा कुत्ता भौंकते हुए किसी चीज के पीछे भागते भागते नदी के पार चला गया। नदी के पार एक जंगल था जो ज्यादा घना नहीं था कि जिसमें घुसने में मुझे डर लगे, पर रात का अंधेरा और मैं अकेला था। मैंने अपने कुत्ते को बहुत आवाज दी, उसे वापस बुलाया, मगर वह वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह जंगल में घुसकर भौंक रहा था। उसने कोई छोटा जानवर देख लिया था जिसके पीछे पीछे वह जंगल में घुस गया। अब मरता क्या ना करता। मैंने भी डरते डरते नदी क्रॉस की और कुत्ते को आवाज देता हुआ जंगल में घुस गया। कुछ देर बाद मैंने अपने कुत्ते को देखा। वह एक पेड़ की तरफ देखकर बहुत ही आक्रामक होकर भौंक रहा था। मैं थोड़ा और करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि उस पेड़ के तने के पीछे एक बड़ा सा कंबल पेड़ की टहनी से लटका हुआ हिल रहा था।
मेरा कुत्ता उसी कंबल को देखकर भौंक रहा था। मैंने अपने कुत्ते के गले का पट्टा पकड़ा और उसे जोर से डांट लगाई। उसे गले से पकड़कर मैं वापस नदी की तरफ ले जाने लगा, लेकिन वह बार बार पीछे मुड़ मुड़कर गुर्रा रहा था। तब मैंने भी एक बार पीछे पलटकर देखा कि आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया जो वह बार बार उस पर गुर्रा रहा है। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, मुझे पेड़ के तने के पीछे किसी का सिर दिखाई दिया। वह जो भी था, वह एक झटके में पेड़ के पीछे चला गया। ऐसा लगा जैसे कोई हमें पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा था और फिर वापस पेड़ के पीछे छुप गया। मुझे लगा शायद वह आसपास रहने वाला कोई होगा जो कुत्ते के डर से पेड़ के पीछे छुप रहा है। मैंने आवाज दी, सॉरी भैया, मैंने कुत्ता पकड़ रखा है, आप डरो मत। लेकिन मेरी बात सुनकर पेड़ के पीछे से एक लड़की की हंसी की आवाज आई। मैंने कहा, सॉरी दीदी, मैं कुत्ते को लेकर जा रहा हूं, आप डरो मत। इतना कहकर मैं वापस नदी की तरफ जाने लगा। तभी किसी ने मुझे पीछे से जोर का धक्का मारा और मैं गिरते गिरते बचा। लेकिन इतने में मेरा कुत्ता उस पर झपटा और मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो मेरा कुत्ता किसी काले साए का पीछा करता हुआ जंगल के अंदर भागता चला गया। मैं जिस काले साए को कुत्ते के आगे भागते हुए देख रहा था, वह इंसान के आकार का था, लेकिन उसके पैर नहीं थे। वह हवा में उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। अब मुझे डर लगने लगा, पर मुझे अपने कुत्ते की भी चिंता थी। मैं उसे जंगल में छोड़कर नहीं जा सकता था, तो मैं डरते घबराते हुए उसी दिशा में भागा जिधर मेरा कुत्ता भागा था। कुछ देर तक मुझे मेरे कुत्ते की भौंकने की आवाज आती रही और फिर वह जोर से चिल्लाया और सब कुछ एकदम शांत हो गया। मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल आया कि मेरा कुत्ता मर गया है। लेकिन चाहे जो भी हो, मुझे मेरे कुत्ते को वापस लाना था, किसी भी हाल में, चाहे मुझे उसकी डेड बॉडी ही क्यों न लानी पड़े। मैं यही सोचते हुए जंगल में इधर उधर भटकता रहा और अपने कुत्ते का नाम पुकारता रहा। लेकिन मुझे उस जंगल में सिवाय अपनी आवाज के और कोई दूसरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मैं अब हार मानकर रोने लगा। मैं समझ चुका था कि अब मैं अपने कुत्ते से कभी नहीं मिल पाऊंगा। तभी मुझे मेरे पीछे से आवाज आई, राहुल डर मत, मैं आ गया हूं। यह आवाज सुनकर मैंने पीछे पलटकर देखा। मेरे पापा खड़े थे। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह पता चल पा रहा था कि वे पापा हैं। मैं दौड़ते हुए उनके पास गया। मेरे पापा ने अपनी बाहें फैला दी। मैं रोता हुआ उनसे लिपटने ही वाला था कि तभी मेरे ऊपर कोई जोर से झपटा और मैं उसके साथ जमीन में गिर गया। जमीन में गिरते ही मैंने देखा वह मेरा कुत्ता बिल्लू था। फिर बिल्लू मेरे पापा की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। मैंने हैरानी से कुत्ते की तरफ देखा। मैं खुश था कि वह जिंदा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह पापा के ऊपर इस तरह क्यों भौंक रहा है। तब मेरे पापा अजीब ढंग से हंसने लगे और मैंने गौर किया कि मेरे पापा के पैर नहीं थे। इसका मतलब वह कोई छलावा था जिसने मेरे पापा का रूप धर लिया था। मैंने लावे से जुड़ी कई कहानियां सुनी हुई थी कि कैसे वे आपके परिवार वालों का रूप धरकर आपको अपने पीछे लेकर जाते हैं और फिर आप कभी जिंदा वापस नहीं आते। बस उसी वक्त मैं तुरंत खड़ा उठा और अपने कुत्ते से चिल्लाते हुए कहा, कालू भागो। और मैं और कालू जंगल से बाहर नदी की तरफ भागने लगे। हम पूरी रफ्तार से भाग रहे थे। जंगल में अंधेरा जरूर था, लेकिन हमारे सिर पर मौत मंडरा रही थी, इसलिए हम बस अंधाधुंध भागते रहे। मैं बस अपने कुत्ते के पीछे भाग रहा था, क्योंकि कुत्तों को अंधेरे में इंसानों के मुकाबले साफ दिखाई देता है। इसलिए मैं उसी के पीछे भागता रहा और भागते भागते हम दोनों जंगल से बाहर नदी के पास पहुंच गए। हमने देखा नदी की दूसरी तरफ मेरे पापा खड़े थे। वे हमें ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचे थे। हमने तुरंत नदी क्रॉस की और पापा को भी ट्रक की तरफ भागने को कहा। पापा भी हमारे साथ भागते हुए ट्रक तक आए। उसके बाद मैंने पापा को तुरंत ट्रक वहां से भगाने के लिए कहा। पापा ने ट्रक स्टार्ट किया और हम वहां से निकल गए। रास्ते में मैंने पापा को जंगल वाली पूरी घटना बताई। पापा बोले कि यह उनकी गलती थी कि उन्होंने जंगल के उस इलाके में ट्रक रोका। उस इलाके में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी थीं और वहां से कुछ लोग लापता भी हो चुके हैं, जिनके बारे में आज तक कोई खबर नहीं मिली। मेरी जान शायद इसलिए बच गई क्योंकि बिल्लू ने सही समय पर आकर मुझे उस शैतान से बचाया, वरना मैं तो उस शैतान को अपना बाप समझकर उससे गले मिलने जा रहा था।
कुछ सालों बाद मेरा कुत्ता बिल्लू बूढ़ा होकर मर गया, लेकिन आज भी उस घटना को याद करता हूं तो डर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और बिल्लू को याद करता हूं तो उसके गम से मेरी आंखें गीली हो जाती हैं। अगर आपके पास भी कोई पालतू कुत्ता है तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। यह अगली कहानी मुझे महेश बाबू ने भेजी है। महेश बाबू बिहार से हैं और कुछ समय तक उत्तराखंड के भीमताल में एक फूलों की नर्सरी चलाते थे। लेकिन एक बार उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद उन्होंने अपनी नर्सरी बेच बाच कर वापस बिहार चले गए। यह घटना 2007 की है, जब उत्तराखंड के भीमताल में महेश बाबू की एक फूलों की नर्सरी थी और उन्हें दूर दूर के रिसोर्ट से फूल पौधों की डिमांड आती थी। तब महेश बाबू अपने पिकअप ट्रक में पौधों की सप्लाई करते थे। ऐसे ही एक रात महेश बाबू अपने पिकअप ट्रक में सारे पौधे लाद कर कौसानी बागेश्वर की तरफ निकल गए। गर्मियों के दिन थे, इसलिए रात में पौधे सप्लाई करने से पौधों को नुकसान नहीं होता था। महेश बाबू अपने पिकअप ट्रक में अकेले थे। रात के 12 बजे तक वह कौसानी पहुंच गए। कौसानी में सभी पौधों को अनलोड करने में उन्हें सिर्फ आधा घंटा लगा। इसके बाद महेश बाबू ने अपना ट्रक वापस भीमताल के लिए मोड़ लिया। अब वह सुनसान सड़क पर अकेले थे। रात का 1 बज रहा था और महेश बाबू 1 बज रहा था और महेश बाबू किसी जंगल में थे। तभी अचानक उनका टायर बर्स्ट हो गया। टायर फटने की आवाज मानो बम के फटने जैसी थी। महेश बाबू का ट्रक डिसबैलेंस होकर सड़क पर पलटा और खाई में गिर गया। ट्रक ने कई बार पलटा और महेश बाबू छिटक कर ट्रक से बाहर गिर गए। वह एक कांटेदार झाड़ी में फंस गए, जबकि उनका ट्रक बहुत नीचे जाकर नदी में गिर गया। महेश बाबू की किस्मत अच्छी थी, वरना ट्रक के साथ नीचे जाते तो शायद बच नहीं पाते। महेश बाबू के सिर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों के सामने सब धुला सा दिखाई दे रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी काफी थी। उस वक्त महेश बाबू के पास एक कीपैड मोबाइल था जो उनकी जेब में अटका हुआ था। अच्छा हुआ कि वह मोबाइल जेब से सड़क पर नहीं गिरा। महेश बाबू ने मोबाइल निकालकर देखा, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था। तभी उन्हें उसी खाई से किसी के हंसने की आवाज आई, जो एक औरत की हंसी थी। महेश बाबू ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और हल्की रोशनी में इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें फिर से वही हंसी सुनाई दी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी एक पेड़ की तरफ घुमाई और देखा कि एक औरत उस पेड़ की पतली डाली पर बैठी थी। उसके पैर पीछे को मुड़े हुए थे। महेश बाबू ने समझ लिया कि वह कोई चुड़ैल है। वह झाड़ी में फंसे हुए थे, इसलिए भाग नहीं सकते थे। अगर वे भागने की कोशिश करते तो झाड़ी से निकलकर नीचे खाई में गिर जाते, जहां उनका ट्रक का मलबा पड़ा हुआ था। महेश बाबू चुपचाप बैठे रहे। चुड़ैल उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से घूरती रही। फिर वह पेड़ की डाली पर चलते हुए आई और छलांग लगाकर महेश बाबू के बगल में आ गई। महेश बाबू डर से थर-थर कांप रहे थे। उनकी आंखों में खौफ और आंसू थे और माथे पर पसीना था। नीचे पैरों में भी गीला महसूस हो रहा था, जो उनकी चोट से खून था। चुड़ैल ने गहरी सांस ली और महेश बाबू को सूंघने लगी, जैसे उसकी खुशबू उसे पसंद आ रही हो। महेश बाबू फूलों के बीच काम करते थे, इसलिए उनके शरीर से फूलों की महक आती थी। तभी चुड़ैल ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और उसकी लाल जीभ बाहर निकली, जो किसी सांप की तरह लहराते हुए थी। वह जीभ महेश बाबू को चाटने ही वाली थी कि तभी ऊपर सड़क से लोगों की आवाज आई और किसी ने टॉर्च को खाई की तरफ चमकाया। बस तभी चुड़ैल ने महेश बाबू को गुस्से से देखा, मानो कह रही हो कि वह वापस जरूर आएगी। फिर वह फुर्ती से वहां से चली गई और अंधेरे में गायब हो गई। महेश बाबू ने ऊपर सड़क में खड़े लोगों को आवाज दी और बताया कि वह एक झाड़ी में फंसे हुए हैं। लोगों ने उन्हें खाई से बाहर निकाला और अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल में भर्ती किया। 2 दिन बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। इसके बाद महेश बाबू ने भीमताल में अपनी फूलों की नर्सरी किसी को बेच दी और खुद वापस बिहार चले गए। अब महेश बाबू बिहार के एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक हैं। कभी कभी वह अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को उस घटना की कहानी सुनाते हैं। बच्चों को यह कहानी मनोरंजक लगती है। अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबाएं और कमेंट करके तारीफ करें।
मेरे चैनल में ऐसी ही दूसरी कहानियां भी हैं, उन्हें भी जरूर सुनिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ वापस आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।